हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is a photo as I would wish myself to look at all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. ये लाइंस लिखी हैं एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में, और ये वो डायरी है जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें उनके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और यही डायरी आगे चलकर उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। एक डायरी किसी 13 ईयर ओल्ड लड़की की बेस्ट फ्रेंड कैसे बन जाती है, उनकी लाइफ में क्या क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस इस डायरी के थ्रू लिखे एक्सप्रेस किए हैं, ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी एन फ्रैंक के बारे में। ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये जो कोट्स हैं, ये उन्हीं की डायरी में से हैं, और ये उन्होंने लिखे हैं 10th अक्टूबर 1942 को। 1942 ये ईयर देखकर आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये वो समय है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम फ्रेम है वो रहा है 1939-40 से लेकर 44-45 तक का। ये 5 से 6 साल वर्ल्ड वॉर चल रहा था जो एडोल्फ हिटलर की देन है। और ये वही टाइम पीरियड है जब एन फ्रैंक, जो सिर्फ 13 इयर्स की हैं इस वक्त, उन्होंने भी, और ये एक जर्मन बॉर्न जूइश लड़की हैं। जी हाँ, तो इस वक्त उन्होंने क्या क्या झेला होगा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया होगा, उन सब के बारे में अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है। आइए देखते हैं किस बारे में है ये डायरी। सबसे पहले जानते हैं डायरिस्ट के बारे में, यानी एन फ्रैंक के बारे में। इनका पूरा नाम है एनालिस मारी फ्रैंक। और ये भी मैं आपको बता दूं, चूँकि ये जर्मन बॉर्न है तो जर्मन में ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इट्स नॉट एन फ्रैंक, इट इज़ एना फ्रांक। एना फ्रांक, ओके। ये जर्मन प्रोनाउंसिएशन है उनके नाम का। उनका पूरा नाम है एनालिस, लेकिन उनको घर पे उनके पेरेंट्स प्यार से, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी लोग प्यार से एन बुलाते थे। एन, इट्स नॉट एनी और एना, एन। और जर्मन में प्रोनाउंसिएशन होता है एना। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई प्रोफेशनल डायरिस्ट नहीं थी। देखिए, डायरिस्ट वो होते हैं जो डायरी लिखते हैं, और डायरी हमारे रोज़ के एक्सपीरियंसेस हम लिखते हैं विद डेट्स। ऑलराइट, तो ये एन फ्रैंक जो हैं वो कोई प्रोफेशनल डायरिस्ट नहीं थी। एक ऑर्डिनरी 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें, अपने इमोशंस पेपर पर उतारे थे, इस डायरी में लिखे थे। लेकिन बाद में वो डायरी उनके फादर ने पब्लिश करवाई, और वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इस हद तक लोगों ने उसे पसंद किया कि आज तक, अभी भी 21st सेंचुरी में भी, ऑलमोस्ट आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, हम उसे आज भी पढ़ते हैं और यकीन मानिए पसंद भी करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें उन्होंने अपने क्या क्या एक्सप्रेशंस लेकर आए हैं। Anna Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक जर्मन बॉर्न जूइश लड़की रही हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को, और इनकी डेथ हुई थी फरवरी मार्च 1945 में। कभी इनकी डेथ की एग्जैक्ट डेट या मंथ पता नहीं है, इट्स नॉट रिकॉर्डेड। ये वही इनका जो बर्थ और डेथ टाइम फ्रेम है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो सिर्फ 15 साल की रही होंगी जब उनकी डेथ हो गई। इसका मतलब है शी वॉज़ अ टीनेजर, एक टीनेजर थी, उम्र में बहुत ही छोटी थी, और एक वायरस उनको हो गया था जिसकी वजह से बीमार हो गई थी और सरवाइव ही नहीं कर पाई। लेकिन उसके पहले ही
13th ईयर जब उनको ये डायरी गिफ्ट में मिली थी और 15th ईयर जब वो चली गई, ये 2 सालों में उन्होंने अपनी डायरी में इतना कुछ लिख डाला कि उनकी डेथ के बाद वो इतनी फेमस हुई, आज भी फेमस है। जब भी कोई राइटर या लेट्स से डायरिस्ट है, वो अपनी डेथ के बाद जब फेमस होता है अपने काम की वजह से, अपने लिखे हुए वर्क्स की वजह से, जब बाद में फेमस होता है, तो उसे कहा जाता है पोस्टह्यूमसली। ओके, पोस्टह्यूमसली कहा जाता है कि डेथ के बाद फेमस होना और अपने काम की वजह से। तो ये अपनी डायरी की वजह से फेमस हुई थी। अब हुआ ये कि ये जर्मनी में बॉर्न है और एडोल्फ हिटलर और ज्यूइश हैं, और एडोल्फ हिटलर ज्यूज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ज्यूज़ को हिंदी में कहा जाता है यहूदी। ये वो दौर है, वर्ल्ड वॉर 2 का वो दौर था जब जर्मनी जो नाज़ी लोग थे, नाज़ी जो आर्मी कहेंगे एडोल्फ हिटलर की, वो अपना कंट्रोल फैला रही थी, स्प्रेड कर रही थी, और धीरे धीरे वो जर्मनी के बाहर भी फैलता जा रहा था और अब नीदरलैंड्स जा चुका था। नीदरलैंड्स जो है जर्मनी के बॉर्डर्स शेयर करते हैं ईस्टर्न साइड से, और नीदरलैंड का जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में ही जाके ये लोग छुपे थे। कौन लोग? फ्रैंक फैमिली, एनी फ्रैंक और उसके सभी उसके पेरेंट्स, उसकी कज़न्स, सिस्टर, उसके कुछ रिलेटिव्स, वो एम्स्टर्डम में ही जाके छुपे थे ताकि वो नाज़ीज़ से बच सकें। बचना इसलिए था क्योंकि उस समय नाज़ीज़ ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके वहाँ पर प्रिजनर बना लेते थे। ये कहना सही होगा कि प्रिजनर वो इसलिए थे, वो बेसिकली एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे ज्यूज़ का। बेसिकली जितने भी जर्मन्स जो बाहरी दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में जो प्रिजनर्स के तौर पे उनको बंद किया गया है बाकी देशों ने या बाकी देश की सरकारों ने, तो हिटलर रूल क्या करता था कि जो ज्यूज़ प्रिजनर्स हैं उनके बदले में वो अपने जर्मन प्रिजनर्स जो हैं, जो पूरी दुनिया में अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनसे एक्सचेंज करवा लेता था। यानी जर्मन्स को वो फ्री करवा लेता था और उनकी जगह ज्यूज़ को भेज देता था कि वो जेल में उनको आप प्रिजनर बना लो और जर्मन्स को छोड़ दो। तो बेसिकली ये आइडिया था इन सबको कैप्टिवेट करने का। और इसीलिए ज्यूज़ के लिए ये दौर बहुत ही मुश्किल और टॉर्चरस रहा है। और यही टाइम जो है, यही टाइम पीरियड जो है, ये एन फ्रैंक ने विटनेस किया है और काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस भी किया है। वो अपनी जगह, वो जर्मनी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई थी, लेकिन जैसे ही नाज़ीज़ का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ने लगा तो ज्यूज़ के लिए ख़तरा भी ज़्यादा बढ़ने लगा। और इसीलिए इस फैमिली को, फ्रैंक फैमिली को जो नीदरलैंड में जाना पड़ा, जर्मनी छोड़कर, जहाँ पे वो पैदा हुई थी, फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, वो छोड़कर उन्हें जाना पड़ गया एम्स्टर्डम, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। तो यहाँ जब वो गई, लेकिन उनके अभी तक उनके फादर वहाँ नहीं गए थे क्योंकि उनके फादर का भी काम है, ही कैन नॉट लीव द प्लेस राइट एट वंस। लेकिन कुछ समय बाद जब सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये समझ में आ गया कि अब यहाँ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, तो जो एनी फ्रैंक के फादर हैं, एनी फ्रैंक के फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक, तो ऑटो भी जर्मनी छोड़ के और एम्स्टर्डम चले गए, नीदरलैंड्स चले गए, और धीरे धीरे बचते बचाते, छुपते छुपाते वो सब लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने का मतलब है चूँकि वो छुप रहे थे, तो कुछ रिलेटिव्स कहीं छुपे हुए थे, कहीं उनका एक हाइड आउट प्लेस था, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली जो फ्रेंड्स थे वो कहीं थे। तो धीरे धीरे कुछ महीनों में ये सब लोग एम्स्टर्डम में इकट्ठे हो गए, पूरी फ्रैंक फैमिली एम्स्टर्डम में इकट्ठी हो गई और वहाँ पे वो रहने लगी। एक कारण, जो मेजर कारण था जो एन फ्रैंक के फादर का शिफ्ट मूव कर जाने का फ्रॉम जर्मनी टू नीदरलैंड्स, वो ये था कि चूँकि सिचुएशन जो थी जर्मनी में वो खास अच्छी थी नहीं, तो उन्हें नीदरलैंड से एक काम का ऑफ़र आया था। वहाँ उन्हें एक कंपनी स्टार्ट करने का एक ऑफ़र था जहाँ पे वो फ्रूट के एक्सट्रैक्ट, यानी फ्रूट्स का इनका जो रस होता है या एक्सट्रैक्ट होता है,
वो निकालने की कंपनी पे काम करने का, ऐसी कंपनी को चलाने का एक ऑफ़र आया था। तो बेसिकली कहीं न कहीं आई एम सॉरी, उनकी जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी स्टेबल होने के चांसेस थे एम्स्टर्डम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा उनके उधर मूव कर जाने का। बाकी नाज़ीज़ से तो बचते बचाना उनको था ही। लेकिन फिर ऐसी कंडीशन हुई कि अब नाज़ीज़ का जो कंट्रोल है वो जर्मनी से बाहर फैलने लगा था, धीरे धीरे बाहर जाने लगा था, और नीदरलैंड्स और भी जो बाकी के आसपास के जितने भी यूरोपियन एरियाज़ थे वहाँ पर ये नाज़ी कंट्रोल होने लगा था। तो इसीलिए जो कंपनी थी ऑटो फ्रैंक की, उसके बेसमेंट में काम किया जाता था, और उसका जो उसी एरिया में कुछ रूम्स थे, उनकी कंपनी में ही कुछ अपर फ्लोर्स पे कुछ रूम्स थे जो यूजुअली वेकेंट ही रहते थे, जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था किसी को। वो उन्होंने अपना, फ्रैंक फैमिली ने अपना हाइड आउट प्लेस बनाया था, वहीं जाके वो छुपे थे और करीब 2 ढाई सालों तक वहीं छुपे रहे। लेकिन चूँकि वो कंट्रोल, नाज़ीज़ का जो कंट्रोल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, और ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल, नामुमकिन हो गया था छिपे रहना 2 साल तक किसी की नज़र में आए बिना। तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, और एक दिन वो पकड़े गए और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन्हें भेज दिया गया, और वहीं कुछ समय के बाद एन फ्रैंक की डेथ हो गई थी। ऑटो फ्रैंक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो फ्रैंक फैमिली में सरवाइव कर पाए, जो बच पाए। बाकी सबकी डेथ हो गई थी, और उन्हें ही, ऑटो फ्रैंक को ही, एन फ्रैंक की ये डायरी मिली थी। उन्होंने जब इस डायरी को पढ़ा वो बहुत इमोशनल हुए, और उन्हें बहुत बहुत कुछ उस डायरी के माध्यम से अपनी बेटी के बारे में पता चल पाया कि वो क्या सोचती थी, उनके अंदर की क्या ऐसी बातें थी जो वो कहना चाहती थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था या सुनने की भी कोशिश नहीं करता था। वो समय एक ऐसा समय था जब कोई भी इस मानसिक हालत में नहीं था, उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इमोशनल कंफर्ट एक दूसरे को दिया जा सके। और यही कारण था कि एक दूसरे से बातें नहीं हो पाती थी। भले ये लोग साथ रह रहे थे, लेकिन हर वक्त एक टेंशन भरा माहौल रहता था कि कहीं वो नाज़ीज़ द्वारा पकड़े ना जाएं, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें प्रिजनर्स नहीं बनाया जाता है, उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है। इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ना ही नाज़ीज़ ये देखते थे कि औरत है या मर्द, बच्चे हैं या बूढ़े, कुछ भी नहीं देखा जाता था। उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था, और इसी टॉर्चर के चलते कब उनकी डेथ हो जाती थी ये उन्हें भी नहीं पता चलता था कि कितनी जल्दी उन्होंने अपनी लाइफ का एंड कर लिया है। तो इसी वजह से हर वक्त एक खौफ का माहौल बना रहता था हर जगह। और इसीलिए एन फ्रैंक, जो इतनी यंग और इतनी छोटी थी, सिर्फ 11-12 साल की थी जब उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू किया, इट वॉज़ हार्ड फॉर हर, बहुत ही मुश्किल था उनके लिए इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक समझना। लेकिन जब डायरी पढ़ी गई उनकी, तब समझ में आया कि ये किसी छोटी सी बच्ची की लिखी हुई नहीं, बल्कि एक बहुत ही मैच्योर और समझदार ब्रेन की लिखी हुई बातें हैं, अपने इमोशंस हैं। आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। ये जो बैकग्राउंड है जो मैंने आपको अभी अभी दिया है, ये समझना ज़रूरी है ताकि हम एन फ्रैंक की एक मेंटल स्टेट का एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकें, हमको एक अंदाज़ा हो सके कि वो किस तरीके के दौर से गुज़री हैं, किस तरीके का टाइम पीरियड उन्होंने देखा है। 2 साल तक किसी जगह लगातार बंद रहना, बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होना, खिड़की से भी बाहर झाँकने की परमिशन नहीं मिलना, और सिर्फ़ 1 या 2 मिनट के लिए ही इस तरीके की परमिशन मिलना कि खिड़की से आप बाहर देख सकते हो, क्योंकि ये वो टाइम है जब कोई भी आसपास से आ जा नहीं रहा है, ताकि आप किसी को दिख ना जाएं, इसलिए आप खिड़की से बाहर देख सकते हैं, झाँक सकते हैं और ताज़ी हवा ले सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं कहूँ इसके साथ ये था कि उन्हें वर्किंग आवर्स के दौरान इन लोगों को, फ्रैंक फैमिली को, मूव करने की भी इजाज़त नहीं थी।
क्योंकि अगर वो मूव करेंगे तो जो भी वर्किंग आवर्स के दौरान जो वर्कर्स उस कंपनी में आके काम कर रहे हैं उनको आवाज़ आएगी, तो उन्हें शक हो जाएगा कि शायद ऊपर कोई रह रहा है। उनसे बचने के लिए ये लोग जब तक वर्किंग आवर्स रहते थे, यानी लंच ब्रेक तक जो वर्किंग आवर है, फिर लंच ब्रेक जब हुआ तब ये लोग अपना बाकी के काम करते थे, या खाना वगैरह बनाना करना, ये सारे काम करते थे। लेकिन जैसे ही वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते थे, ये लोग फिर से एकदम साइलेंट होके बैठ जाते थे। 2 सालों तक लगातार ऐसा करना ये आसान नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी टफ, अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉर्चरस है ये। तो यही टॉर्चरस लाइफ उन्होंने अपने लास्ट के 2-3 सालों में देखी है, और वही सब इन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा है। हमारे चैप्टर में सिर्फ इस डायरी का एक छोटा सा एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब होता है छोटा सा अंश या छोटा सा छंद है, मतलब पूरी डायरी नहीं लिखी हुई है। और जो छंद है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर यू विल लव इट। ऑलराइट, लेकिन एक ये बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप ये समझ सकें कि वो टाइम पीरियड किस तरीके का था। ऑलराइट, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं इसे पढ़ भी देती हूँ। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. इसका मतलब है कि उनकी फैमिली नाजी से बचने के लिए एम्स्टरडैम तो चली गई थी, लेकिन जैसे जैसे नाजीज़ का कंट्रोल नीदरलैंड्स की तरफ बढ़ने लगा, उनके लिए वहाँ छुपना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. इसका ये मतलब है कि जो persecutions है, persecutions का मतलब होता है अब्यूज़ करना, टॉर्चर करना। नाजीज़, मुझे कहना चाहिए कि इसी बात के लिए बहुत ही फेमस रहे हैं कि उन्होंने ज्यूज़ को, जो हेट थी, जो नफ़रत थी ज्यूज़ के लिए नाजीज़ के अंदर या हिटलर के अंदर, वो इस हद तक थी कि वो उन्हें बहुत ही टॉर्चर करते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो टॉर्चर, पर्सिक्यूशंस का वही मतलब है कि टॉर्चर करना। तो इस हद तक टॉर्चर करते थे कि उनसे बचने की, उनकी मेंटल स्टेट ही जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती थी ज्यूज़ लोगों की। तो इसीलिए उनसे छुपना बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रायोरिटी पे था। तो वो वहाँ 1942 में वो उनके फादर ऑटो फ्रैंक की जो ऑफिस बिल्डिंग है उसी में ही जाके छिप गए थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो पकड़े गए, वो छिपे हुए थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद इम्पॉसिबल हो गया था उनके लिए छिपे रहना। देखिए, उनका जितना भी सामान आता था वो खुद बाहर जाकर नहीं ला सकते थे। उनके कुछ कॉन्फिडेंशियल्स थे, जिनकी वजह, कॉन्फिडेंशियल्स का मतलब कुछ ऐसे लोग जो उनके फ्रेंड्स थे और बहुत ही भरोसेमंद थे, और वही जाके उनमें से एक थी जिनका नाम है मीप। वो मीप ही बाहर जाके उनके लिए खाने का सामान या ग्रॉसरी आइटम्स या सब्जियां, फ्रूट्स, जो भी आइटम है वो वही लाकर देती थी। और उन्होंने बहुत मदद की है फ्रैंक फैमिली की इस पूरे समय के दौरान। लेकिन जब ये एक पॉइंट के बाद होना इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि नाजीज़ इतना ज़्यादा ध्यान देते थे कि अगर मीप और उसकी फैमिली में 2 या 3 लोग ही रह रहे हैं तो उसे इतनी सारी सब्जियां खरीदने की क्या ज़रूरत है। इतना ज़्यादा बारीकी से नाजीज़ ध्यान देने लगे थे, इसीलिए मुश्किल हो गया था छुपे रहना। और एक समय के बाद वो लोग पकड़े गए। तो जब वो पकड़े गए तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जर्मन प्रिजनर्स के साथ जूस प्रिजनर्स को एक्सचेंज कर सकें, इसलिए जूस को पकड़ा जाता था। ऑलराइट, तो वहाँ जब गए तो उनको टाइफस नाम की एक बीमारी हो गई थी एन फ्रैंक को, और वो उस बीमारी को सरवाइव नहीं कर पाई थी। एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम है मार्गट फ्रैंक। मार्गट फ्रैंक की डेथ भी वहाँ हो चुकी थी ऑलरेडी, और उसके कुछ ही समय में एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी।
Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. जो ऑटो है एनी फ्रैंक के फादर, ही इज़ द ओनली पर्सन हु सर्वाइव्ड दैट कैंप, जो वहाँ से बच गए और उस कैंप से निकल के वापस जब वो एम्स्टर्डम आए, उन्हें मीप ने ही वो, रिमेंबर मीप कौन है, कॉन्फिडेंशियल थी फ्रैंक्स की, तो मीप को वो डायरी मिली थी एन फ्रैंक की जब उन्हें पकड़ के नाजीज़ ले गए थे। वो डायरी जब उन्हें मिली और ऑटो जब बच कर वापस लौटे एम्स्टर्डम, तो मीप ने ये डायरी ऑटो को दी। तो ऑटो ने जब इस डायरी को पढ़ा तो पहली बार उन्हें पता चला कि इसमें एन फ्रैंक ने कितनी सारी अपनी बातें लिखी हुई हैं। ऑल्दो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बट स्टिल उनको इस चीज़ का एक रियलाइजेशन हुआ कि ये बातें सबको पता चलनी चाहिए थी। ये वो पॉइंट है जब ये डायरी पढ़ रहे हैं, ये वो पॉइंट है जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। तो उन्हें लगा कि अब ये डायरी पब्लिश होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए इसके बारे में, और इसीलिए उन्होंने इसे पब्लिश करवाने का डिसीजन लिया। ओरिजिनली ये जो डायरी है वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई है। डच लैंग्वेज होती है नीदरलैंड की लैंग्वेज, यानी नीदरलैंड के जो नेटिव्स होते हैं, वहाँ के मूल निवासी, वो डच लैंग्वेज में ही बात करते हैं या डच लैंग्वेज में ही लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये जो डायरी है वो डच लैंग्वेज में ही लिखी हुई है ओरिजिनली, लेकिन जब ये पब्लिश करवाई गई तो इसे इंग्लिश में पब्लिश करवाया गया ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकें, समझ सकें। और जब ये इंग्लिश लोग पढ़कर, जब ये बहुत ही बड़ी हिट थी उस समय, इसे इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि हाथों हाथ इसको बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी प्रिंट करवाया गया, पब्लिश करवाया गया, और अगेन ये बहुत बड़ी हिट थी। जब पहली बार इसे पब्लिश करवाया गया इंग्लिश में, तब इस डायरी का नाम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नहीं था, तब इसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो जो पहली ये पब्लिश हुई थी, इसको याद रखना, इसका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है कि इसका एक्चुअल किस नाम के अंडर पहली बार ये डायरी पब्लिश हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार जब ये पब्लिश हुई थी, तब इस डायरी का टाइटल था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आई होप ये बैकग्राउंड, ये डिटेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड इट विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग योर आंसर्स फॉर द बोर्ड्स। ऑलराइट, अब जानते हैं इस डायरी के बारे में। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. इसका यही मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डायरी सिर्फ कोई मामूली सी किताब या डायरी नहीं है, बल्कि ये उनका 13th गिफ्ट था एन फ्रैंक का, जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया था। ये डायरी ही उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, क्योंकि इसी डायरी में उन्होंने अपनी लाइफ के क्रॉनिकल्स किए थे, यानी क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स किए थे। सो हियर इट मीन्स इट रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ, क्रॉनिकल्स का मतलब हुआ रिकॉर्ड। तो उनकी लाइफ के जितने भी जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे ये 13th बर्थडे के बाद, वो उन्होंने इस डायरी में लिखना शुरू किया। तो 13th बर्थडे उनका था 12 जून का। यह मतलब है कि उनका जो 13th बर्थडे था वो अबाउट 3 to 4 months लेटर देन हर 13th बर्थडे, और तब तक उन्होंने अपनी डायरी में एक पन्ना भी नहीं पलटा था। मतलब तब तक उनके लिए वो डायरी एक कॉपी जैसी, एक नोटबुक जैसी थी, कुछ खास मायने नहीं रखती थी। लेकिन जैसे ही उनको छुपना छुपाना पड़ गया अपनी जगह जहाँ पर इतने सालों से वो रहती आई थी, वो छोड़कर जब उन्हें एम्स्टर्डम जाना पड़ गया, तो जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने उठाने की सोची थी वो ये डायरी ही थी। और 12 जून से उन्होंने अपनी डायरी में ये सब लिखना स्टार्ट किया था। कब तक? 1 अगस्त 1944 तक उन्होंने अपनी लास्ट एंट्री की थी, क्योंकि उसके बाद उनके पास ना तो वो डायरी रही थी, क्योंकि वो लोग
पकड़े गए थे। ऑल राइट, इसके आगे पढ़ते हैं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब पब्लिश हुई, और इसीलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसे प्रिंट पब्लिश करवाया गया। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी, अट्रैक्टिव है कि इस पर बहुत सारे टीवी सीरियल्स और टेलीविज़न सीरियल्स और बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, और एक ओपेरा भी इस पर डिज़ाइंड है। ओपेरा होता है एक स्टेज शो होता है, जो म्यूज़िकल स्टेज शो होता है, वो भी डिज़ाइंड है। ऑल राइट, Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation, and Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Insightful का मतलब होता है discerning। इसका ये मतलब होता है कि जब ये डायरी हम पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये किसी इमेच्योर पर्सन ने नहीं लिखी, किसी नादान बच्चे ने नहीं लिखी है। इनफैक्ट एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो बहुत ही मैच्योर, समझदार है और बहुत ही इंसाइटफुल है, यानी उसको किसी चीज़ के बियॉन्ड, किसी चीज़ के एक कदम आगे की एक समझ है, वो गहराई से उस चीज़ को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, उसे कहा जाता है इंसाइटफुल। तो और जो आइडेंटिफाई कर सकें किसी चीज़ का मतलब, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, तो किसी चीज़ को समझ सके, आइडेंटिफाई कर सकें, तो ये मतलब है कि एक इंसाइटफुल माइंड है। जब हम ये डायरी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। एंड इट प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी ऑक्यूपेशन का मतलब है नाजीज़ का कंट्रोल होना, और जब नाजीज़ का कंट्रोल है उस समय एन फ्रैंक की डेली लाइफ किस तरीके की चल रही है, उस समय एन फ्रैंक किस तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं इस डायरी में, तो उसका एक इंटीमेट एग्जामिनेशन है। इंटीमेट का मतलब बेसिकली होता है वेरी क्लोज एग्जामिनेशन, समथिंग वेरी क्लोज। इसका मतलब ये है कि एक डीपर वे में उन्होंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी आउटलाइन दे दी, नो, कोई आउटलाइन या कुछ भी शॉर्टकट में उन्होंने नहीं बताया है इस डायरी में। इट्स अ वेरी डिटेल्ड, और एकदम अपना दिल खोल के रखा है, किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखा है, फुल ऑन एक्सप्लेन किया है उस पेपर पे। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी वो कब? होलोकास्ट का ये एक ऐसा दौर था जब जूस को सभी नाजीज़ जो हैं वो कैप्चर कर लेते थे, और होलोकास्ट विक्टिम्स जो हमारी एनी फ्रैंक भी हैं वो भी होलोकास्ट की एक विक्टिम रही हैं। तो और होलोकास्ट क्या था? 60 लाख जूस को इकट्ठा करके नाजीज़ ने मार दिया था। येस, इट्स सच अ बिग नंबर। तो वो थे होलोकास्ट विक्टिम्स जिन्हें कैप्चर कर लेते थे नाजीज़ और बाद में मार देते थे। तो होलोकास्ट में जो जूस को कैप्चर किया जाता था उनमें से ही जो एक जू थी वो थी एन फ्रैंक, और वो इतनी फेमस हुई कि आज तक बहुत फेमस हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात की गई है और कौन सा वो एक्सर्प्ट है जिसके बारे में आपको बताया गया है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आइए चलिए देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी is a really strange experience from someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. इसका मतलब ये है, एन फ्रैंक यहाँ पर बोल रही हैं कि राइटिंग, एक डायरी को लिखना अपने आप में काफ़ी अनोखा सा एक्सपीरियंस है, अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अनोखा एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ डायरी में जो भी लिखा जाता है ना, अपने मन की बात बेसिकली लिखी जा रही है कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एकदम जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम दिल खोल के रख देना।
तो ये करना इतना आसान नहीं होता। ये शायद सुनने में बहुत अच्छा लगे कि हमें कोई एक ऐसा कुछ मिल रहा है जहाँ हम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन देखिए ये इतना सरल भी नहीं होता। इट्स नॉट दैट ईज़ी। आपको उसके लिए उस तरीके के वर्ड्स मिलना, अपनी फीलिंग्स को एकदम डीपली एक्सप्रेस करने का तरीका जो हमारा होता है, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। और वो भी एक 13 साल की लड़की के लिए जो कि इतनी छोटी है, एक बच्ची है, वो कैसे करेगी। तो पहली बार जब उन्होंने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो ख़्याल उन्हें आया वो यही था कि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि और वो भी उनके जैसी किसी के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं अभी। सिर्फ इसलिए ही नहीं क्योंकि उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो वो कोई प्रोफेशनल डायरिस्ट थी, या ना कोई प्रोफेशनल राइटर थी, या ना ही उन्हें कोई लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था या क्रेज़ था। नहीं, वो सिर्फ उनकी एक मेंटल स्टेट थी जिन्होंने उन्हें इस डायरी लिखने के लिए इंस्पायर किया था। मजबूर तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इंस्पायर भी किया था। और एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पे उन्होंने चाहा था कि मैं ये डायरी लिखना स्टार्ट करूँ। ओके, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old. इसका ये मतलब है कि चूँकि मैंने पहले तो कभी कुछ लिखा है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल है कि मैं कभी भी कुछ इस तरीके से, चूँकि लिखा नहीं है तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए भी होगा क्योंकि मैं सिर्फ एक 13 साल की जो हूँ, उसकी थिंकिंग में म्यूज़िक, जो म्यूजिंग्स हैं उसका मतलब होता है विचारधारा, कि मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसे जानने में कौन ही इंटरेस्टेड होगा, कौन ही ऐसा होगा जो इतने छोटे बच्चे की बात को सुनना चाहेगा, जानना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people. इसका ये मतलब है कि पहले वाले स्टैंजा में तो वो हल्का सा ही कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि अरे अब किस तरीके से, क्या मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखूंगी, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। कौन है जो जानना चाहेगा कि एक 13 साल की लड़की किस तरीके से लिखती है, क्या लिखती है और क्या उसकी थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगले स्टैंजा में ही हम देखते हैं कि वो सोचती हैं कि इट डज़ंट मैटर टू मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचता है, कोई क्या नहीं सोचता है, वाई वुड आई केयर, मुझे क्यों इस बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी डायरी है, मैं जो चाहती हूँ मैं इसमें लिखूँगी, अपने एक्सप्रेशंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, मैं इन सब के बारे में लिखूँगी। क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या सोचता है। Well, it doesn't matter. I feel like writing. मेरा मन कर रहा है लिखने का, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं लिखूं, और I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. इसका मतलब है कि मेरा मन तो कर ही रहा है कि मैं लिखूं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो भी चल रहा है, मुझे बहुत हैवी फील होने लग गया है। हम कहते हैं मन भारी हो जाना, तो मेरा मन इसलिए भारी हो चुका है क्योंकि मेरे मन की बात कोई सुन नहीं रहा है। जिस तरीके का माहौल आसपास है, जिस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बन गया है, हर वक्त एक कंट्रोलिंग माहौल में हम रहते हैं, हर वक्त एक डरे हुए एनवायरनमेंट में रहते हैं कि ना जाने कब नाज़ीज़ आ जाएंगे और हमें पकड़ कर ले जाएंगे और उस कैद खाने में डाल देंगे। हर वक्त इस खौफ के साथ रहना आसान नहीं है। इट्स वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। और मेरे अंदर इतनी बातें अब जमा हो चुकी हैं कि उसे कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि किसी का मेंटल ऑफ स्टेट जो है वो इतना अनस्टेबल हो चुका है कि कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए मेरे अंदर जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, मेरी जो भी भावनाएं हैं, मुझे अब किसी तरह उनको बाहर निकालनी है, उन्हें एक्सप्रेस करना है। इसलिए मैं लिखना भी चाहती हूँ और अब लिखने की ज़रूरत भी है। और इसके आगे वो लिखती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ये एक कोट है, ये एनी फ्रैंक का कोट नहीं है। एन फ्रैंक, ये उस पुराना कोट है जो एन फ्रैंक ने लिखा है अपनी डायरी में। इसका मतलब ये है
कि पेपर में किसी भी इंसान से ज़्यादा सब्र होता है। देखिए, इंसान अलग अलग तरीके के होते हैं। कई लोग आपकी बातें बहुत ही सब्र के साथ सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग होंगे जो आपकी बातें सिर्फ दिखाएंगे कि हाँ हम सुन रहे हैं आपकी बात, आप जो भी बोल रहे हो, लेकिन वो सिर्फ उनके कानों में टकरा के वापस चली जाती हैं। वो उसको समझते नहीं हैं, ना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि इनकी बातों को मैं ज़्यादा गौर करूँ। इज़न्ट इट? कुछ लोग होते हैं जो सुनेंगे भी नहीं, प्रिटेंड तक नहीं करेंगे कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, हमें आपकी बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है ही नहीं। इज़न्ट इट? बट यहाँ पे पेपर यानी राइटिंग की ही बात हो रही है कि जब हम पेपर पे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, यानी ज़्यादा सब्र है। हम उसमें जो भी लिख रहे हैं, पेपर कभी भी बाहर निकल के ये नहीं कहेगा कि तुमने मेरे ऊपर क्यों लिखा, तुम ये क्यों लिख रही हो, या तुम ये बात क्यों कह रही हो, तुम्हें ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। आप उस पर जो लिखना चाहते हैं, आप उस पेपर पे जो लिखकर कहना चाहते हैं, आप वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और यही अर्थ है इस फ्रेज़ का कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी एक पेपर पे आप अपनी बात लिखना ज़्यादा आसान है बजाय किसी इंसान से कहना, क्योंकि वो शायद या तो सुनेगा नहीं, सुनेगा तो शायद समझेगा नहीं, है ना। इसीलिए पेपर पे अपनी बात लिखें। और इसी बात से और इंस्पायर होके एन फ्रैंक स्टार्ट करती हैं अपनी डायरी लिखना। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये जो फ्रेज़ है वो बता रही हैं कि ये जो फ्रेज़ है, ये जो एक कहावत है, ये उन्होंने तब ख़्याल में आई थी जब एक दिन वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस फ़ील कर रही थी। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि माहौल किस तरीके का था, हर वक्त कंट्रोल में रहना, नाज़ीज़ हर तरफ थे, तो एक डिप्रेशन और एक अपसेटिंग माहौल हो ही जाता है। इज़न्ट इट? आप हर वक्त डर में अगर जीना पड़ रहा हो आपको, अपनी बात कहने का भी मौका नहीं मिल रहा हो, तो एक तरीके का डिप्रेशन होने लग जाता है और आपकी अगेन मेंटल स्टेट जो होती है वो स्टेबल नहीं रहती है। ऑलराइट, तो यही बात वो यहाँ कह रही हैं कि एक दिन ऐसा आया जब मैं कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस थी और बस बैठी हुई थी अपने रूम में। किस तरह से बैठी थी? आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। इस तरीके से बैठे रहना, एकदम लिस्टलेस, मतलब कोई खोज खबर नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, और एकदम क्लूलेस होना। क्लूलेस का होना मतलब अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। ना स्कूल जाने को मिल रहा है, ना बाहर वॉक्स पर जाने को मिल रहा है, ना शॉपिंग करने को मिल रही है, ना गार्डन्स में, पार्क्स में जाने को मिल रहा है। बाहरी दुनिया से हर तरीके से कट हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए जहाँ कैद हैं ये लोग। ऑलराइट, तो कहने को तो छिपे हुए हैं ताकि उन्हें प्रिजनर ना बनना पड़े, लेकिन देखा जाए तो वो अपने ही खुद के एक टेम्प्ररी घर जो इन्होंने ये बनाया हुआ है ना, उसमें भी प्रिजनर्स की तरह ही अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो वो शी वॉज अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन एंड माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर्ड थी, कितना काम होता है घर में, और इतने सारे लोग थे तो काम करने को भी कुछ था नहीं। लिस्टलेस थी, मतलब लिस्टलेस का मतलब है कि कुछ खोज खबर नहीं, हैविंग नो इंटरेस्ट एट ऑल कि आसपास क्या चल रहा था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और इस समय, इस पॉइंट पर जब वो इस तरह से बैठी हुई थी, तब उनके जहन में ये आता है, वो ये सोचने लग जाती हैं। वंडरिंग का मतलब है शी स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना। तो वो सोचने लग गई कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं। वो इतना ज़्यादा घर के अंदर रह कर इस हद तक ऊब चुकी थी कि अब वो उन दीवारों से बाहर जाना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि दरवाज़े के, खिड़कियों के बाहर उस तरफ की जो लाइफ है, जो दुनिया है, वो किस तरीके की है। ऑल्दो उन्हें पता था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा बाहर जाना, लेकिन उन दीवारों के अंदर रह कर एन फ्रैंक का दम घुटने लगा था और इसीलिए अब वो बाहर जाना चाह रही थी और यही सोच रही थी, यही डिसीजन एक लेना चाह रही थी कि मैं बाहर जाऊं या नहीं। I finally stayed where I was, brooding,
Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. इसका मतलब ये है कि मैंने फाइनली जो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं यही रहूँगी। अब डिसीजन तो खैर यहाँ कहने की बात तो ये है कि आई फाइनली स्टेज वेयर आई वॉज, मतलब बाहर जाने का तो ऑप्शन है ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पे है कि मैं फाइनली आई स्टेड बैक, मतलब मैं वहीं रही। ये कहने का ये मतलब है कि चलो मैं रही, बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन खुद को ये तसल्ली देना कि चलो भाई अपनी ये जो इच्छा है उसको मारना, बाहर जाने की जो इच्छा है उसे मारना कि हाँ बाहर तो जाना, वो तो ऑप्शन रहा ही नहीं है, घर ही रहना होगा, तो घर ही रही। और फिर शी अगेन स्टार्टेड थिंकिंग, ब्रूडिंग का मतलब ही यही होता है, थिंकिंग, ब्रूड इज़ टू थिंक। और फिर से मैं यही सोचने लगी कि येस, पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस यानी सब्र। पेपर में वाकई में बहुत ज़्यादा सब्र होता है और सहन शक्ति भी होती है। आप उसमें जो लिखोगे पेपर उसे एक्सेप्ट करेगा, समझेगा। तो एक्सेप्ट करने का मतलब है कि पेपर बाहर आके लड़ेगा तो है नहीं, तो यही माना जाता है कि पेपर ने आपकी कही हुई बात को एक्सेप्ट कर लिया है। All right, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, stiff-backed notebook का बेसिकली मतलब है जो इसका इस डायरी का जो कवर है वो इट्स काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी हार्ड है, ठीक है, काफ़ी हार्ड बोर्ड जैसा है, तो इसलिए उसको स्टिफ बैक कहा है। एंड एन फ्रैंक इज़ वेरी श्योर कि मैं किसी को ये पढ़ने तो दूंगी नहीं कभी, कोई भी। मैं इसमें जो भी लिख रही हूँ ये तो मेरी पर्सनल डायरी है ना, और पर्सनल डायरीज़ किसी की पढ़ना इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये तो मेरी पर्सनल डायरी है, मेरे पास ही रहेगी, कोई और तो कभी इसको पढ़ने वाला है ही नहीं, ना ही मैं ये किसी को दूंगी पढ़ने के लिए, तब तक अगर मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं मिल जाता जिसे वाकई में मैं इतना ट्रस्ट कर सकूं कि मैं उसे ये डायरी दे सकूं कि हाँ लीजिए ये डायरी और आप पढ़िए इसे। जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता तब तक मैं किसी पे भी ना तो ट्रस्ट करने वाली हूँ और तब तक ये डायरी मेरे पास ही रहेगी। इट मीन्स आई डोंट हैव टू बी वरिड अबाउट एनीथिंग कि मैंने इस डायरी में क्या लिखा है। मैं जो चाहूँ खुलकर लिख सकती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly. इसका मतलब ये है कि मैं वापस से इस पॉइंट पे आ चुकी हूँ that prompted me to keep a diary in the first place. मतलब जब उन्होंने ये सारी बातें जो वो सोच रही हैं कि डायरी में लिखना, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, और डायरी में लिखना बहुत ही सही डिसीजन रहेगा, जब वो ये सब कुछ सोच रही है ना, तो फिर से मेरा ये जो आइडिया है ऑफ कीपिंग दैट डायरी एंड राइटिंग इन दैट डायरी, वो उस आइडिया वो अब और स्ट्रॉन्ग हो गया है। उस आइडिया ने अब बहुत प्रॉम्प्ट हो गया है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है और भी स्पीड पकड़ लेना, यानी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और मेरे इस आइडिया ने और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली है, गति पकड़ ली है कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कीप दिस डायरी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग इन दिस डायरी। तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, एक सबसे बड़ा रीज़न एक और है कि एनी फ्रैंक के यहाँ पे फ्रेंड्स हैं ही नहीं। जो भी फ्रेंड्स थे वो या छूट चुके हैं। नाउ शी इज़ इन एम्स्टरडैम, अभी तो एम्स्टरडैम में है अपने हाइडिंग प्लेस में। पापा की जो ऑफिस बिल्डिंग है उसमें ये लोग छुपे हुए हैं, तो वहाँ पर तो फ्रेंड्स हैं ही नहीं ना। तो इनकी यही कह रही है कि मेरा कोई फ्रेंड तो है नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ। सो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और ज़्यादा क्लियरली बताने की कोशिश कर रही है दैट सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। देखिए यहाँ पर ये जो दो सेंटेंसेस बैक टू बैक आ रहे हैं, पहले सेंटेंस में तो वो ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी इस बात को मानेगा भी नहीं कि जो एक 13-year-old लड़की है वो ये कह रही है कि मैं तो बड़ा ही अकेलापन फील करती हूँ, आई एम ऑल अलोन। यू नो, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन एक 13-year-old लड़की इस तरीके की कोई बात अगर कहती है कि मैं इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, तो कोई भी सुनकर इस बात में बिलीव नहीं करेगा।
एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। तो पहले सेंटेंस में वो कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन ये बात अगर किसी और को बताने गई तो वो बिलीव नहीं करेगा। इसमें यहाँ अकेले होने का मतलब ये है कि उनके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का, यानी इमोशनल सपोर्ट इन द सेंस शी फील्स अलोन बिकॉज शी हैज़ नो वन टू शेयर हर थॉट्स विद, यानी वो बिल्कुल अकेली है तब जब उनके पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने उनके दिमाग में हर वक्त जो चल रहा है वो शेयर करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं है। दैट इज़ वाई शी फील्स सो अलोन, सो लोनली, एकदम अलग अकेला फील करती हैं वो। लेकिन ये बात किसी को जैसे ही बोलने के लिए जाती हैं कि भाई मैं अकेले फील कर रही हूँ, कोई मेरे मन की बात करने के लिए कोई है नहीं मेरे पास, जैसे ही वो ये कहने की कोशिश करती हैं कोई बिलीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके इर्द गिर्द लोगों की फ़िज़िकल प्रेजेंस तो है ही, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, सिस्टर है, कज़न है, ऑलमोस्ट 30 लोग, 30 लोग जो है उनके आसपास इर्द गिर्द हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस प्रेजेंस होने का ये है कि ये लोग एन फ्रैंक के लिए फ़िज़िकली तो प्रेजेंट हैं कि भाई हाँ हम हैं यहाँ तुम्हारे लिए, दे आर प्रेजेंट फिज़िकली बट नॉट इमोशनली, कोई भी उनके इमोशंस शेयर करने के लिए नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends। इसका ये मतलब है कि मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग है, और ये सच है। एन फ्रैंक के जो पेरेंट्स हैं उनके फादर का नाम है ऑटो और उनकी मदर का नाम है एडिथ। तो एडिथ एंड ऑटो वो दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनकी 16-year-old एक सिस्टर भी है जिसका नाम है मार्गरेट, वो भी शी लव्स हर यंगर सिस्टर, वो भी एन फ्रैंक से बहुत प्यार करती हैं। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मतलब 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें वो फ्रेंड कह के बुला सकती हैं। इट मीन्स हाउ मैनी पीपल शी हैज़ इन हर लाइफ, बहुत सारे लोग हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी आंट्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, चाची, दादी, बुआ, नानी एंड ऑल, ये सब लोग हैं मेरी फैमिली में, ये सारे रिलेटिव्स हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। आई हैव अ लविंग होम, एक अच्छी प्यारी सी फैमिली है मेरी। नो, ऑन द surface I seem to have everything except my one true friend। ये जो नो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है यहाँ एन फ्रैंक का कि हाँ ये सब लोग यहाँ हैं मेरे इर्द गिर्द, बट नहीं, ये सब लोग मेरे लिए इमोशनली प्रेजेंट नहीं हैं। ये सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो सब एक सरफेस है, एक बाहर से देखने के लिए है कि बाहर से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हम लोग सब कितने सारे हैं, बट अंदर से आई स्टिल फील लोनली बिकॉज आई हैव नो वन टू शेयर माई थॉट्स विद, माई इमोशंस विद। मैं अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए ऐसा एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूं। अब ये बार बार आ रहा है कि मन की बात कह सकूं, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसी कौन सी क्या मन की बातें होती हैं? देखिए, मन की बात बेसिकली ये है जो हम हमारी इमोशंस जब शेयर करना चाहते हैं तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि हम हमारे मन में जो चल रहा है वो सामने वाले को बताएं, और जो हमारी बातें सुन रहा है वो उन बातों को जज किए बिना, उन पर कोई टिप्पणी किए बिना उन बातों को बस सुन ले, ग्रहण कर ले, बस एब्जॉर्ब कर ले कि हाँ ऐसा हुआ होगा, हाँ हाँ, बस सुन ले, उसको किसी तरीके का क्रिटिसिज्म ना दे। जो लोग स्पेशली जो एन फ्रैंक के पेरेंट्स थे वो अपनी बच्ची से प्यार बहुत करते हैं, एन फ्रैंक को बहुत पसंद करते हैं, दे लव हर लाइक एनीथिंग, लेकिन जब भी वो अपनी कोई बात उनसे कहने जाती है या कोई भी बात डिस्कस उनसे करती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात कहते हैं जैसे तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम इस तरह से मत बोलो, तुम इतना नेगेटिव मत हो, तुम हौसला बनाए रखो। ये शी डजंट वॉन्ट एनी ज्ञान, वो कोई एडवाइस नहीं चाहती है, वो बस एक जो ये माहौल जो है ना नाजीज़ वाला, जो कंट्रोलिंग एक एरा ये जो चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का,
उसके बारे में जो भी उनकी फील आ रही है। देखिए फील जो आता है वो बहुत नेचुरल एक चीज़ होती है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। इमोशंस जो होते हैं बहुत नेचुरली आपके अंदर बिल्डअप होते हैं, तो आप उन इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए उन्हें बोलना चाहते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझते नहीं हो सिचुएशंस को, तो आप सिचुएशंस को तो समझते हो लेकिन अपनी बस बात कहना चाहते हो, कहीं वो रिलीज़ करना चाहते हो। पलटकर आपको एडवाइजेज़ या ज्ञान नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए एन फ्रैंक एक ऐसा ट्रू फ्रेंड चाहती हैं जो उनको किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म ना दे, वो सिर्फ उनकी बात एक बार सुन ले एंड शी विल फील रिलैक्स्ड एंड काम, जो उन्हें अपनी फैमिली में और अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं उनमें ऐसा नहीं मिल रहा है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि एन फ्रैंक का ये जो एक इमोशनल साइड है ना, कि मैं अपनी बात कहने के लिए, आई थिंक ये हर दौर के हर इंसान पे हमेशा एप्लीकेबल है, मुझ पे भी और शायद आप पर भी, क्योंकि अब हमें भी कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जहां हम हमारी बात बिना जजमेंट के कह सकें, ये सोचे बिना फ्री होके कह सकें कि हाँ इन्हें हम हमारी बात बोल सकते हैं और सामने से कोई टिप्पणी या क्रिटिसिज्म या कोई जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं आएगा। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. Yes, यानी यहाँ पे जब भी वो अपनी पर्सनल अगर अपनी लाइफ की कोई बात करनी है तो वो नहीं कर सकती हैं किसी भी फ्रेंड्स के साथ। वो यहाँ पर सिर्फ क्या कर सकती हैं, आज क्या हुआ, आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या किया। अब उनकी लाइफ इतनी कोई हैपनिंग और एक्साइटिंग तो है नहीं, वो लोग अपने ही घर में एक प्रिजनर के तौर पे जी रहे हैं। वहाँ करने के लिए कितना ही कुछ होगा, जो थोड़ी बहुत बुक्स उन लोगों के पास थी वो ऑलरेडी उसको 5-5 बार पढ़ चुके थे, तो उनके पास कुछ भी नया करने के लिए तो था नहीं, तो लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो चुकी थी। वही जो लाइफ है, वही जो एक मोनोटोनी है, वो रोज़ रोज़ वो डिस्कस करते रहते थे, तो एक तो बोर्डम वहीं से क्रिएट होने लग जाता है। दूसरा, मान लीजिए फॉर वॉट एवर रीजन्स उनकी लाइफ ये जो डेली रूटीन है उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव भी आता है। लेट्स से यही बदलाव आया कि आज नाजीज़ ने वहाँ कब्जा किया या आज नाजीज़ ने उन लोगों को कैप्चर कर लिया, इस तरीके की न्यूज़ मिलती ही रहती थी उन्हें। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है, इस तरीके का भी कोई सिचुएशन अगर क्रिएट होता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बात कर लेते थे। बट अगेन इसके अलावा, इन साधारण डेली रूटीन की बातों के अलावा ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके बारे में एन फ्रैंक अपने फ्रेंड्स से बात कर सकती है। शी जस्ट कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग एल्स अदर देन दीज ऑर्डिनरी स्टफ। ऑलराइट, we don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. इसका ये मतलब है कि जो चला आ रहा है ना, जिस तरीके की सिचुएशन अभी चली आ रही है, एन फ्रैंक को नहीं लगता कि उस सिचुएशन में कोई भी चेंज आने वाला है, या ये जो अभी माहौल चल रहा है फैमिली के बीच में, तो उसे नहीं लगता है एन फ्रैंक को कि अब ये और कोई क्लोज़ होने ही वाले हैं। इन सभी लोगों में, ऑल्दो दे आर लिविंग क्लोज़र, ये लोग साथ में रह रहे हैं, दे आर लिविंग ऑल टुगेदर, इज़न्ट इट, बट फिर भी इन लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट इज़ एन इमोशनल डिस्टेंस। और वो जो इमोशनल डिस्टेंस है, एन फ्रैंक को नहीं लगता है कि अब उसमें कोई भी चेंज होने वाला है। दे आर नॉट सीन टू कम क्लोज़र। तो एंड दैट्स द प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वही है कि एक दूसरे में ये जो डिस्टेंस आ चुका है वो एक तरीके का अजीब सा माहौल क्रिएट कर रही है, जिससे ये लोग अपनी बातें डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, अपना इमोशनल कंफर्ट ही तलाश नहीं कर पा रहे हैं। एंड मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और शायद ये मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे में कन्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। कन्फाइड का मतलब बेसिकली होता है अपनी बात किसी से भी रिवील करना, या अपनी बात किसी से भी कह देना, डिस्क्लोज़ कर देना, बिना ये फ़िक्र करे कि ये बात कहीं और जाएगी। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होना जिसके साथ आप एकदम बिना सोचे विचारे अपनी बात कह सकते हो, रिवील कर सकते हो। ओके, तो
शायद ये मेरा ही फॉल्ट है कि हम आपस में इतनी क्लियरली बात नहीं कर सकते हैं, रिवील नहीं कर सकते हैं। In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. Liable का मतलब होता है अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो भी ज़िम्मेदार है। तो ये है, इसका ये मतलब है कि वजह चाहे जो भी हो। देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन है माई फॉल्ट इन्होंने लिखा है एन फ्रैंक ने, तो यहाँ माई फॉल्ट का बेसिकली मतलब है कि जब हम कई बार ऐसे बोल देते हैं कि पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, शायद मेरी ही गलती है, हम वी स्टार्ट थिंकिंग कि कहीं मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, तो हम बोल देते हैं कि शायद मेरी ही कहीं कोई गलती है या शायद मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। चाहे किसी भी रीज़न की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, फॉर वॉट एवर रीज़न्स, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे कोई भी केस रहा हो, लेकिन अगर ऐसा है, बट ये मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो सिचुएशन है वो यही है और इस सिचुएशन को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे मुझे बुरा लगे, इट डज़न्ट मैटर। तो यही चीज़ सिचुएशन है और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। ये सिचुएशंस अब चेंज भी नहीं होने वाली हैं, चाहे अब कुछ भी हो जाए। नथिंग इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल, नथिंग इज़ नाउ अकाउंटेबल टू चेंज, टू ब्रिंग एनी चेंज टू दीज सिचुएशंस। अब कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सिचुएशंस हैं उनमें कोई बदलाव लाया जा सके या उनमें कोई सुधार लाया जा सके। इस हद तक चीज़ें हो गई हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही वो कारण है जिसकी वजह से एन फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। बेसिकली ये यहाँ यही कहना चाह रही हैं कि जो सिचुएशंस हैं, जो एक डिस्टेंस है परिवार के हर इंसान के बीच, वो डिस्टेंस क्यों है? जो वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल है उस वजह से सब लोग किसी ना किसी एक दहशत में रहते हैं, हर वक्त डर में रहते हैं और चूँकि हर वक्त उन्हें छुपा रहना पड़ता है कि उन्हें नाज़ीज़ पकड़ ना ले, इसलिए हर वक्त उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। उन्हें कुछ ना कुछ अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, हैप्पी करने के लिए कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ता है। कोई भी जेन्युइन रीज़न बचा नहीं है उनके पास खुश रहने का। ये सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि सब लोगों के जो नेचुरल एटीट्यूड्स है या नेचुरल बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उस पर एक असर पड़ रहा है। इसी वजह से सब लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई है और वो दूरी ऐसी हो गई है कि लोग अपनी आपस की बातें जो हैं वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। किसी ना किसी वजह से वो बातें मन में ही रह जाती हैं और ये सिर्फ एक 13 ईयर ओल्ड एन फ्रैंक जो हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है कि बेसिकली इशू हो क्या रहा है एंड दिस इज़ द रीज़न शी चोज़ टू उन्होंने ये एक डिसीजन लिया दैट शी शुड बी स्टार्टिंग राइटिंग इन अ डायरी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. यानी वो ये कह रही हैं कि मैं जब इस डायरी में लिखना स्टार्ट करूँगी तो ये मेरे लिए कोई आम डायरी या सिर्फ एक नोटबुक की तरह नहीं होगी कि मैंने इसे लिखा फिर शायद पुरानी हो गई तो खो दिया या फिर कुछ दिनों बाद जब मैं बोर हो गई तो मैंने लिखना इसमें छोड़ दिया। नहीं, अधिकतर लोग इसी तरीके से एक डायरी को ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इस डायरी को ट्रीट करने वाली नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं इस डायरी को किस तरीके से ट्रीट करूँगी? अपने एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करूँगी और इस डायरी को मैं एक नाम दूँगी और वो नाम होगा किटी। किसे कहते हैं किटी? किटी बेसिकली होती है कैट। एन फ्रैंक के पास एक कैट थी जिसका नाम था मूचे नाम था और उस कैट को उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो एम्स्टर्डम जा रहे थे, जर्मनी को, फ्रैंकफर्ट को छोड़कर, क्योंकि नाज़ीज़ से बचना था उन्हें। ऑलराइट, इस वजह से वो अपने साथ अपने इस पेट को नहीं लेकर जा सकी और इस बात का उन्हें बहुत ही मलाल था। वो उसे बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन सिचुएशंस की वजह से, कंडीशंस की वजह से उसे वो अपने साथ लेकर नहीं आ पाई थी। Now she decides to treat this diary as her
पेट, यानी अपने पेट की तरह ही इस डायरी को वो समझेंगी और इससे उतना ही लगाव से रखेंगी, उतने ही प्यार से रखेंगी जितना कोई भी इंसान अपने पेट को रखता है। फुल ऑफ केयर, फुल ऑफ लव। तो यही वो इसमें कहना चाह रही हैं कि to enhance the image of this long awaited friend। long awaited का मतलब होता है कि बहुत समय से मुझे जिस फ्रेंड का एक इंतज़ार था, यानी बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार होना। तो जब बहुत समय से मुझे जिस फ्रेंड का एक इंतज़ार है ना, ये डायरी मेरी वही फ्रेंड बनेगी। इन माई इमेजिनेशन, मतलब वो हमेशा यही तो सोचती रहती थी ना कि मुझे कोई एक ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिसमें मैं जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकूं, उसको सब कुछ अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर सकूं जिसके साथ। एंड आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स। जॉट डाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉट डाउन? जॉट डाउन का मतलब होता है हर पॉइंट्स आप अपने लिख लेना, तो एक तरीके से नोट्स बना लेना। तो मैं इस डायरी में, एन फ्रैंक जो है कह रही हैं कि मैं इस डायरी में बस वो नोट्स नहीं बनाऊंगी कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, आज ऐसे। नो, मेरे लिए ये कोई सिर्फ नोटबुक नहीं है जहाँ मैं पूरा रिकॉर्ड कर रखूँगी। इनफैक्ट ये डायरी जो है मेरे लिए एक फ्रेंड की तरह होगी। और क्या नाम होगा उस फ्रेंड का? किटी। ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो था यहीं तक। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और पता चलेगा आपको कि एन फ्रैंक अपनी डायरी में क्या क्या लिखती हैं। और साथ में मैं आपको याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।